students, welcome to the chemistry class. So in last class we have finished two quantum numbers, principal quantum number and azimuthal quantum number. दो क्वांटम नंबर हमारे बच गए थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर्स, उनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सो हमने दो क्वांटम नंबर खत्म कर दिए थे, बचा हुआ था हमारा थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड हमारा क्या था? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया है, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं m। ठीक है, यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो उतना नीड नहीं है, आप सीधा m नॉर्मल m भी लिख सकते हैं। ठीक है, l के साथ वैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी आई नहीं l। सो क्योंकि m की वैल्यू l पे डिपेंड करती है, उसके रिस्पेक्ट में हम निकालते हैं, बट आप नॉर्मली m दिखा सकते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल m। सो द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर denoted by ml gives information about the spatial orientation of orbital with respect to standard set of coordinate axes. The different orientations are called orbitals. तो यहाँ पे हमको बोल रहा है जो different orientations हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको orbitals बोल रहा है। These different orientations are called orbitals. The number of orbitals in a particular within principle is given by permitted value which terms depend upon the value of L. So पहले आप यहाँ से तक नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसको समझाता हूँ कि मैग्नेटिक नंबर क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो स्टार्टिंग से यहाँ तक, ठीक है, फिर पॉइंट वाइज करके इसमें भी हम कुछ पॉइंट्स लिखेंगे जैसे हमने एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए लिखा था। क्लियर है सबको? तो यहाँ पहले आप नोट करिए। तो देखिए अब आगे हम इसका डिस्कशन करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेटियल ओरिएंटेशन का मतलब है 3D ओरिएंटेशन। 3D ओरिएंटेशन मतलब हम 3D के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो 3D ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन देता है। 3D ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट। तो ऑर्बिटल्स की 3D ओरिएंटेशन की क्या हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है ना। सो ऑर्बिटल्स किस तरीके से 3D में ओरिएंटेड होंगे उसकी इंफॉर्मेशन हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दे रहा है। अब अगेन मैं आपको जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, मैं यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि एक हमारा था क्या रिप्रेजेंट करने का और समझने का तरीका, और एक्चुअल में हम जिसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, मैंने बोला था ये चारों क्वांटम नंबर खत्म होने के बाद मैं आपको वापस से ये टेबल पूरी लिखवाऊंगा। सो पहला n1, यहाँ हमने बोला था पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल, लेकिन एक्चुअल में वो क्या बताता है? साइज एंड एनर्जी। साइज एंड एनर्जी और किसकी? ऑर्बिटल्स की। एक्चुअल में साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, क्योंकि ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में ही बात हो रही है, बट हम समझने के लिए उसको सेल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। देन हम उस सेल के अंदर क्या देख रहे हैं? सबशेल। इसको बनाने की नीड नहीं है। सो सबशेल की हम बात कर रहे हैं, तो मैं इस चीज को रख कर दे रहा हूँ। सबशेल के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो हम बोलेंगे कि दिस इज व्हाट? दिस इज सबशेल। यहाँ पे ये फर्स्ट था, ये सेकंड, फिर ये हमको क्या बता रहा था? शेप। अब पहला शेल होता है, शेल के अंदर क्या होता है? सबशेल। इस सबशेल के अंदर क्या होगा? इस सबशेल के अंदर अब यहाँ पे वर्ड बोल रहा है ऑर्बिटल्स, और ये लाइन कहाँ लिखी हुई? ये अभी जो आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख रहे हैं यहाँ पे लिखी है। देखिए पहली लाइन में लिखा है द मैग्नेटिक क्वांटम दिस अबाउट द स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। देखिए कॉन्ट्राडिक्ट खुद ही कर रहा है, स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स के डिफरेंट 3D ओरिएंटेशन के बारे में बताता है विद रिस्पेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, एंड दीस डिफरेंट ओरिएंटेशंस आर कॉल्ड ऑर्बिटल, और इन्हीं को हम ऑर्बिटल बोलते हैं जो डिफरेंट ओरिएंटेशन है। तो एक बार बोल रहा है कि ऑर्बिटल की डिफरेंट ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मिलती है, और ये डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑर्बिटल है। तो इस सबशेल के अंदर जो आएगा वो आएगा हमारा क्या? ऑर्बिटल्स। बट एक्चुअल में हम साइज एंड एनर्जी बात कर चुके हैं, शेप बात कर चुके हैं किसकी? ऑर्बिटल्स की। अब शेप पता हमें चल गई, अब वो शेप कैसे ओरिएंटेड है तो उसका 3D ओरिएंटेशन हमें यहाँ पे पता चलता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे हमें उसका 3D ओरिएंटेशन पता चलेगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था, अगर मैं ऊपर बनाऊं, इसको ध्यान से देखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3D ओरिएंटेशन का मतलब क्या है।
जैसे मैंने बताया था आपको, ये सेकंड साइज आपको पता है, एन पे के अकॉर्डिंग हमने निकाला था, शेप आपको पता है ये कैसा है, डम्बल शेप है। बट इसका 3D ओरिएंटेशन क्या है, अब ये एक्स एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस में मैंने क्या रखा है, एक डंबल को रख दिया, मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक डंबल को रख दिया है, और वाई एक्सिस के अलोंग हम देखेंगे तो क्या आएगा, फिर से मैं बनाता हूं इसको, सब लोग देखेंगे ध्यान से, मैं बोल रहा हूं ये मेरा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये मैंने दिखाया वाई, मैं दो एक्सिस दिखा रहा हूं, जेड भी आप दिखाना चाहे दिखा सकते हैं। अब मैंने एक डंबल एक्स एक्सिस के अलोंग रख दिया, तो वाई एक्सिस के अलोंग, और ये डंबल रखा है, डंबल ये शेप किसका, ऑर्बिटल का शेप है, तो सेकंड जो क्वांटम नंबर वो शेप बताता है। थर्ड क्वांटम नंबर बोल रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द 3D ओरिएंटेशन, कि 3D में कैसे ओरिएंटेड है। तो ये जो ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है, मतलब ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल बताता है कि इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अगर मुझसे पूछा जाए क्वेश्चन कि वाई एक्सिस के अलोंग अगर मैं जाऊंगा तो क्या मुझे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ऑर्बिटल एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है, यानी ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, सो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी अलोंग द एक्स एक्सिस होगी। अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग चेक करूंगा या सर्च करूंगा तो मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग मुझे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, अराउंड जीरो हम बोल सकते हैं, एग्जैक्टली तो हम जीरो नहीं बोल सकते है ना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है लेकिन वो बहुत कम होगी, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये एक्चुअली वाई एक्सिस के अलोंग तो जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वेरी कर रही है अकॉर्डिंग टू इट्स डेंसिटी, है ना, तो डेंसिटी के अकॉर्डिंग हम इस ऑर्बिटल के अंदर ही देखेंगे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक है, बट वाई एक्सिस के अलोंग तो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3D ओरिएंटेशन है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग रखा है। इसी डंबल को मैं उठा के वाई एक्सिस के अलोंग रख दूं, मैंने डंबल वाई एक्सिस के अलोंग रख दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा, एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं मिलेगा। तो यही चीज बता रहा है। तो शेप, शेप हमें पता है डंबल है, लेकिन ये डंबल रखा किस डायरेक्शन में, जो सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है सबशेल के सामने शेप, तो यहां तक हमने डिस्कशन किया था एजीमुथल, ये हमको बता रहा था कि शेप कैसी होगी, तो शेप हमें पता है कि डंबल है, स्फेरिकल है, लेकिन वो डंबल रखा किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, उसकी इंफॉर्मेशन यानी उसका 3D ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो एक्चुअल में 3D ओरिएंटेशन बता रहा है, लेकिन समझने की रिस्पेक्ट में जब हम देख रहे थे तो हम देख रहे थे कि पहले शेल है, शेल के अंदर सबशेल है, और सबशेल के अंदर क्या आ जाएंगे, ऑर्बिटल आ जाएंगे। तो यहाँ पे ये ऑर्बिटल के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। देखिए इसके बाद सेकंड लाइन जो लिखी है, these different orientations are called orbitals. The number of orbital in a particular subshell within a principal energy level is given by a permitted value of m which in turn depend upon the value of n. ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये 3D ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन देता है, सिंपल है, आपको याद रखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, साइज एंड एनर्जी, उसके बाद अजीमुथल क्वांटम नंबर, शेप ऑफ ऑर्बिटल, एंड लास्ट वन 3D ओरिएंटेशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर है, 3D ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन देता है। अब इसमें पॉइंट वाइज करके हम लिखेंगे आगे नेक्स्ट स्लाइड में, इसी में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में फर्स्ट पॉइंट यहां तक लिखने के बाद, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आप लिखिए, ये वाली जो लाइन थी, द वैल्यू ऑफ m रेंज फ्रॉम प्लस l थ्रू, मैं लिखवा देता हूं इसको, इसमें लिख लीजिए फर्स्ट पॉइंट में, वैल्यू ऑफ m varies from माइनस एल टू प्लस एल, ये नोट कर लीजिए, वैल्यू ऑफ m वेरीज फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल। लाइक एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट में एल m की जो वैल्यूज हैं, यानी ऑर्बिटल्स सबशेल के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो देखो m की वैल्यू माइनस एल टू एल जा रही है, तो अगर मैंने लिया है l की वैल्यू 2, मैं l की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि l की वैल्यू हमने 0 पढ़ रखी है, 0 टू n माइनस 1 वेरी करती है। तो l की वैल्यू अगर मैंने ली है 1, तो m मेरा क्या आ जाएगा, सॉरी 0, तो m क्या आ जाएगा 0। l की वैल्यू अगर मैंने ली 1, तो m विल बी माइनस 1 0 प्लस 1। l की वैल्यू अगर आ गई 2, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 एंड
प्लस 2, तो -2 -1 0 +1 +2। तो ये m की वैल्यूज आ गई एंड तो l की वैल्यू पे जो है m की वैल्यू वो कहां से कहां तक वेरी करिए -L2 + l। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि -L2 + l दिखा रहे हैं, इसको हम +L2 - l भी बोल सकते हैं, +L2 - l, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा, वो हम एक ऑर्डर में दिखा दे रहे हैं। मतलब मैं बोलूं -1 0 +1, या फिर इसी चीज को मैं बोल सकता हूँ +1 0 -1। ठीक है, जैसे ये लिखा -2 -1 0 +1 +2, तो ये दोनों नहीं होगा, मैंने कॉमा करके लिखा तो इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा एक ही है एक ही है, दोनों में से कोई एक है, या तो -1 0 +1, तो इसको मैं लिख देता हूँ और ये और लिखा हुआ है लेकिन वो लग नहीं रहा और, है ना, गलतियां करोगे तुम लोग। सो दिस इज और +1 0 -1, दोनों से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हमको बता रहा है, अभी हमने इससे पहले वाली स्लाइड में देखा था, ये लिखा हुआ है सबशेल के अंदर सबशेल, तो पहला क्या बताता है शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये देखिए इधर लिखा है शेल, दूसरा आपको बताता है सबशेल, एंड तीसरा आपको क्या बताएगा सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स। सो समझने के तरीके से हम देखें अगर, तो हमारे पास शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, तो हर एक शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ से हमको बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट हो गया, अभी मैं इसका रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट अब लिखते हैं, सेकंड पॉइंट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n, the value of m is equal to n square, is equal to n square। ठीक है, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू n स्क्वायर। जैसे n की वैल्यू आपको दी गई है 1, तो m कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर विच विल बी 1। n की वैल्यू 2 दी गई है, तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 का स्क्वायर विच विल बी 4। करेक्ट, एग्जांपल्स हो गए। इसको हम और डिटेल में n l m तीनों के साथ समझना चाहें तो चलिए देखते हैं हम, है ना। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, l के रिस्पेक्ट में l -L2 + l जा रहा है, ठीक है, या +L2 -L जा रहा है। पहले मैं थर्ड पॉइंट भी लिखवा ही देता हूँ, फिर आपको उसमें करवाता हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिए। देन थर्ड पॉइंट, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, the value of m is लिखा हुआ है is equal to 2l + 1। ये तो आप देख ही सकते हैं, -l से +l जा रहा है तो 2l + 1 आएगा, है ना। सो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, इसका एग्जांपल अगर दिखाएं हम, l की वैल्यू मैंने ली 1, सो वैल्यू ऑफ m कितनी हो जाएगी 2 + 1 विच विल बी इक्वल टू 3। l की वैल्यू मैंने ली 2, तो m कितना हो जाएगा 2l + 1 विच विल बी इक्वल टू 2 to the 4 + 1 5। करेक्ट, ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फॉर्मूलेज है नॉर्मल। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, एक हम पूरा तीनों को कलेक्शन करके करते हैं, उसी में जो भी हमने सेकंड थर्ड पॉइंट लिखा था उसके आगे, कौन सा पॉइंट लिखा, थर्ड लिखा था ना, उसी के आगे हम करते हैं, मान लीजिए नोट डाल के। ठीक है, नोट डाल के स्टार्ट करते हैं। देखिए अब मैं बोल रहा हूँ n मैंने लिया कितना n1, मैं पहला एग्जांपल नोट में ऐसे एग्जांपल के तौर पे समझ रहे हैं, n = 1,
तो L की वैल्यू आएगी 0, L की वैल्यू आएगी 1, M की वैल्यू क्या आएगी, M की वैल्यू आएगी -L2 + L तो 0, M की वैल्यू -L2 + L मतलब -1 0 + 1, ठीक है। सो फर्स्ट शेल, N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट शेल, तो अब इस चीज को मैं लिख रहा हूं यहाँ पे फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल के अंदर ये N1 कितने सब शेल आएंगे, N फर्स्ट है तो L की वैल्यू 0 टू N - 1, सॉरी ये एक ही सब शेल आएगी, ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, गलती से लिख दिया मैंने। फर्स्ट शेल के अंदर कितनी सब शेल आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 1 सब शेल। कौन सी सब शेल होगी, नोटेशन क्या होगा, 1 सब शेल कॉमा करके कौन सी होगी, S सब शेल, मैं उसका नाम लिख रहा हूँ S, क्योंकि L की वैल्यू 0 तो वो क्या आ जाएगा S सब शेल। अब देखिए, सो ये आ गया इसके अंदर एक सबशेल प्रेजेंट है, उसका नाम क्या है एस सबशेल। ऑर्बिटल्स को हम जो दिखा रहे हैं उसके अंदर हम सबशेल के अंदर क्या दिखाएंगे, ऑर्बिटल्स। सो एम रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्बिटल्स को, एक ऑर्बिटल और उसका नाम भी उसके सबशेल के नाम पे ही पड़ा हुआ है, इसको हम बोलेंगे एक ही ऑर्बिटल है जिसको हम क्या बोलेंगे, एस ऑर्बिटल, ठीक है। एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल, हमने देखा इससे पहले भी, तो एस ऑर्बिटल का शेप हो गया कैसा, स्फेरिकल। तो m0 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, m0 इज रिप्रेजेंटिंग s ऑर्बिटल, L0 रिप्रेजेंट कर रहा है s सबशेल को, और n1 रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट शेल को, ठीक है। तो शेल है, शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है। चलिए इसी नोट में मैं सेकंड पॉइंट आपको लिखवा रहा हूं, इसी एग्जांपल के तौर पे हम करते जाएंगे तो हमें चीजें क्लियर होती जाएंगी कि हम कैसे इसको फाइंड आउट करें। सेकंड, n2 लिया मैंने, तो l की वैल्यू मैं रखूंगा 0 एंड l की वैल्यू क्या आएगी 1। अब L0 के लिए m क्या होगा 0, L1 के लिए m क्या होगा -1 0 + 1, करेक्ट। सो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो हमको रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड शेल। अब सेकेंड शेल में हमारे पास क्या क्या है, दो सब शेल है, तो इसको मैं इसके नीचे लिखता हूं, इसको मैं यहाँ पे रफ ही कर दे रहा हूं और इसके नीचे लिखता हूं ताकि आपके लिए समझने में इजी रहे। तो L0 के नीचे मैं लिख रहा हूं, L0 रिप्रेजेंट कर रहा है S सब शेल और M0 रिप्रेजेंट कर रहा है S ऑर्बिटल, करेक्ट। अब L और क्या क्या था इसमें, L1 भी था और M क्या था, M था -1 0 + 1, तो L1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है P सब शेल। सेकेंड शेल के अंदर दो सब शेल है, एक सब शेल का नाम है S सब शेल, एक सब शेल का नाम है P सब शेल। उसमें अब इस सब शेल में 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 3 ऑर्बिटल हैं, तो P सब शेल के नाम पे इनका नाम पड़ जाएगा क्या, P ऑर्बिटल। जिस सब शेल की बात हो रही है उसके नेम पे ही, उसके नाम पे उसका ऑर्बिटल भी है, तो ये S ऑर्बिटल, ये P ऑर्बिटल, बट ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ऐसे हम दिखाते हैं, ये एक ऑर्बिटल है, इसको मैंने एक ही दिखाया, ये डायग्राम जो दिखा रहे हैं हम, ठीक है। ये बस ऑर्बिटल को ऐसे नोटेशन के जरूरत पे आप बोल सकते हैं हम रिप्रेजेंट करें। याद करिए, जिसको नहीं याद आ रहा मैं फिर बोल रहा हूं, पिछले लेक्चर्स में जाइए, वहां पे मैंने जब आपको ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का मैंने डिफरेंस लिखवाया था, एक टेबल दी थी, जिसको नहीं याद आ रहा वो तुरंत अभी जाएगा नोटबुक चेक करेगा, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल की एक टेबल बनाई थी, उसमें हमने पॉइंट पढ़ा था कि ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² जाते हैं, लेकिन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, तो हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। टेबल जाइए खोलिए और देखिए, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, क्लियर। सो वो पॉइंट मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, वो मैं अभी समझाता हूं। तो देखो अब ये s ऑर्बिटल, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, और p ऑर्बिटल में ये 3 ऑर्बिटल दिखाए गए हैं, -1 किसको रिप्रेजेंट करिए, -1 एक रिप्रेजेंटेशन है एक ऑर्बिटल के लिए, तो L1 में 3 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल्स। कौन कौन सा ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल हैं, p के 3 ऑर्बिटल हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं,
2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं। अब उन इलेक्ट्रॉन्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। तो याद करिए इससे पहले हमने कुछ एग्जांपल किए थे जिसमें हमने पढ़ा था कि L1 p सब शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6। वो 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। L0 के लिए इलेक्ट्रॉन हमने निकाले थे 2 इलेक्ट्रॉन। लास्ट लेक्चर में हमने ये किया था कि L के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, L1 के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे, L2 के लिए D सबशेल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। S सबशेल के लिए हमने निकाला था 2 इलेक्ट्रॉन, P सबशेल के लिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन, D सबशेल के लिए हमने निकाला था 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। सो इसी तरीके से N2 हो गया। ये समझ में आ रहा है। p ऑर्बिटल में अब देखो इनका जो ओरिएंटेशन है वो भी हम अलग अलग रिप्रेजेंट करते हैं। s ऑर्बिटल में तो केवल एक ही है क्योंकि s कैसा होता है, स्फेरिकल। p में 3 बनते हैं और p का शेप कैसा होता है, डंबल। जब p का शेप कैसा होता है ये मैंने नहीं बताया, आई थिंक मैंने बस ये बताया है कि डंबल नहीं बताया। L0 में मैंने शायद लिखवाया है p डंबल होता है, सॉरी L1 में देखो मैंने लिखवाया होगा। L1 में लास्ट क्लास में टेबल एक हमने बनाई थी, L0 शेप स्फेरिकल, L1 p सबशेल डंबल शेप होता है। तो डंबल शेप में 3 डायरेक्शन बनेगी, px py pz। अभी इन सब की डायरेक्शन और प्रॉपर मैं इनका डायग्राम बनाऊंगा आगे की क्लासेस में। अभी के लिए याद करिए, लास्ट क्लास में जिसको नहीं याद आ रहा है पलट के देखिए। L1 के लिए p सबशेल के लिए हमने लिखा था डंबल शेप होता है। अब डंबल है तो मैंने पहले भी आपको बताया कि डंबल है तो अगर एक एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, मान लो x एक्सिस के अलॉन्ग रखा है, तो इसको मैं बोलूंगा px ऑर्बिटल, मतलब x एक्सिस के अलॉन्ग का p ऑर्बिटल। यानी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी x एक्सिस के अलॉन्ग होगी, तो y एक्सिस में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, z एक्सिस में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो px py pz 3 ऑर्बिटल हो गए, तीनों में 2 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये p सबशेल को रिप्रेजेंट कर रहा है L1। तो N2 में अब देखो कोई भी फॉर्मूला लगा लो, चाहे n का या l का, तो इन दोनों में N2 में 2 सबशेल हैं और उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिटल हैं 4, एक m0 और m-1 0 + 1। ठीक है, सो ऑर्बिटल्स कितने हैं उसमें, 4 ऑर्बिटल हैं। अब इलेक्ट्रॉन निकाले, हर ऑर्बिटल में अगर 2 2 इलेक्ट्रॉन गए तो देखो N2 के लिए बात कर रहा हूं मैं, सीधा सीधा N2 के लिए। तो N2 के लिए m0 में 2 इलेक्ट्रॉन और इधर p ऑर्बिटल में नीचे लिखा है 2 2 2, तो p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। L1 के लिए L1 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन, L0 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो यही 8 इलेक्ट्रॉन n = 2 में हम दिखाते हैं कि सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। यही तो भरते हैं ना, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में हम भरते हैं 18। अब वो 18 कैसे आएगा, चलिए हम वो भी थर्ड करते हैं। सो थर्ड हम बात करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन के लिए। थर्ड n = 3। सो N3 के लिए अब हम करेंगे। N3 के लिए वैल्यूज चलिए बताइए कि करके। L0 ब्रैकेट में मैं नीचे लिख रहा हूं S सबशेल, एक सबशेल ये है, फिर L1 P सबशेल। L3 के लिए L की वैल्यू, N3 की बात कर रहे हैं तो L की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी, 0 to n-1। ये लिखा हुआ है, कहां से वैल्यूज आ रही है, 1 2, समझ में आ रहा है। सो N3 लिया है तो L की वैल्यू 0 to n-1 यानी 0 1 2 3 आएगी। सो वो 3 वैल्यूज मैंने डाली, L सबशेल, P सबशेल, देन D सबशेल, D सबशेल। अब L0 के लिए मैं M दिखाऊंगा, M क्या होगा, 0 ऑर्बिटल मैं लिखूंगा तो यही नाम बोला जाएगा जो सबशेल का नाम है, S ऑर्बिटल। M0 केवल एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने एक ऑर्बिटल लिखा है। कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, 2। L1 की बात कर रहा हूं, L1 में M की 3 वैल्यूज आती है मेरे पास, m-1 0 + 1। तो अब इसको जो नाम दिया गया है वो नाम क्या दिया गया है, p ऑर्बिटल। px py pz अभी मत दिखाइए, मैं आपको वो आगे बताऊंगा। 3 ऑर्बिटल p सबशेल में, 3 ऑर्बिटल हैं p के। अब इन तीनों को अगर मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, तो 3 ऑर्बिटल्स मैंने बनाए यहां पे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। देन L2 के लिए m की वैल्यू बताइए क्या आएगी, m कहां से, L गिवन L के लिए m की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करती है, -L2 + L।
सो माइनस एल का मतलब -2 -1 0 +1 +2, ये हो गया। अब इसको मैं नाम क्या दूंगा डी सबशेल के अंदर, ये डी ऑर्बिटल, तो डी के 5 ऑर्बिटल हैं, डी सबशेल में डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं। जैसे पी सबशेल में पी के 3 ऑर्बिटल थे, नाम दिया था हमने पी एक्स पी वाई पी जेड। वैसे डी के भी डिफरेंट नाम आते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे, अभी के लिए केवल इतना नोट करिए। सो डिफरेंट ओरिएंटेशन में अभी हम बात करेंगे। तो डी ऑर्बिटल है 5, तो अब इसको अगर मैं इधर दिखा दूं, 5 ऑर्बिटल्स के रिस्पेक्ट में मुझे दिखाना है। सो 1 2 3 4, सो 2 इलेक्ट्रॉन लिख लीजिएगा, आगे ऐड कर लीजिएगा, जगह नहीं मेरे पास। 2 इलेक्ट्रॉन सब में हमने लिखा है। सो 2 2 2 10 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, ये तो पहले से लिखा है 2 ही है। सो n इज इक्वल टू 3 के लिए टोटल 3 सबशेल है, n इज इक्वल टू 3 में, n इज इक्वल टू 3 में 3 सबशेल है, थर्ड शेल में 3 सबशेल है हमारे पास। और उन 3 सबशेल के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो पहली सबशेल में एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। फिर पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल है पी के, जिसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। एंड डी सबशेल में टोटल 5 ऑर्बिटल है डी के, जिसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो जाएंगे 10 + 6 + 2 18। और फॉर्मूले से भी मैंने पढ़ा है कि n इज इक्वल टू 3 के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2n² यानी 18 इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में भरे जाते हैं। तो वो 18 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए होते हैं, थर्ड शेल में तो होते हैं, लेकिन थर्ड शेल के डिफरेंट सबशेल में एंड डिफरेंट सबशेल के भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स में। तो अब मैं यहाँ पे, जैसे मैंने कल आपको एक एग्जांपल से बताया था कि अगर किसी बंदे या बंदी को ढूंढना है तो मैं कैसे ढूंढूंगा, कंट्री वाइज ढूंढूंगा, फिर मैं उसकी सिटी ढूंढूंगा, स्टेट ढूंढूंगा। वैसे मैं कर रहा हूँ, पहले मैंने देखा इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में है, फिर मैंने ये चेक किया इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है, फिर उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में है। तो मैं इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट एड्रेस निकाल रहा हूँ, यहाँ पे अलग अलग इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में मैं अलग अलग एड्रेस फाइंड आउट करूंगा। तो समझ में आ रहा है बच्चों, अभी थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही है कि मुझे ये पता है ये 18 के 18 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट है, थर्ड शेल में। मतलब मुझे बोला गया कि कुछ लोग हैं इंडिया में प्रेजेंट है, अब वो लोग अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में है, तो मैं ये ढूंढूंगा जिसको मुझे ढूंढना है वो किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है ना, या किस स्टेट में प्रेजेंट है। जैसा मैंने कल आपको समझाया था कि मुझे किसी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे किसी का कंप्लीट एड्रेस निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पूरी लास्ट तक जाऊंगा कि वो कहां पे है। उसी तरह मैंने देखा ये 18 इलेक्ट्रॉन है, अब इन 18 इलेक्ट्रॉन में किसी एक इलेक्ट्रॉन की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, अब ये देख रहा हूं कि वो थर्ड शेल में है, लेकिन इन थर्ड की किस सब शेल में, एस में है, पी में है, डी में है। अब मुझे ये भी पता चल गया कि पी में, तो पी के किस ऑर्बिटल में है, -1 0 +1, तो वो इंफॉर्मेशन हमको एम बता रहा है। तो उसके बेसिस पे एक एक करके हम इस कंप्लीट एड्रेस निकालेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, कि हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्वांटम नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम देखेंगे जब सारे क्वांटम नंबर खत्म हो जाएंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे, तब आप जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको सब कुछ क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया n के लिए l की क्या वैल्यूज होंगी और l के लिए m की क्या वैल्यूज होंगी। ये एग्जांपल भी क्लियर है सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे एक टेबल, छोटी सी टेबल बनाऊं, लाइक l की वैल्यू 0 1 3 4 मान लो, उसके बाद सबशेल l क्या रिप्रेजेंट करता है, सबशेल को। सो नोटेशन अगर मैं लिखूं, नोटेशन ऑफ सबशेल, नोटेशन ऑफ सबशेल, तो सबशेल की नोटेशन क्या होगी, तो L0 के लिए S P D F G, यही हम करते हैं। अब मैं बोलूं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हर सबशेल में कितने ऑर्बिटल हैं ये मुझे फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। मैं ये एक टेबल बना रहा हूं। सो मैंने ये एक नंबर ऑफ सबशेल, मतलब सॉरी नोटेशन ऑफ सबशेल, देन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए बताइए क्या क्या बनेगा। अब ये टेबल आप लोग अच्छे से बनाइएगा, जैसे मैं बना रहा हूँ, एटलीस्ट ऐसी तो मत बनाइएगा, नहीं खुद दोबारा पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो नोटेशन ऑफ सबशेल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल s, अभी हमने पढ़ा था s में, s के लिए l की वैल्यू 0 तो m की वैल्यू 0 यानी एक ऑर्बिटल,
मैं ब्रैकेट में लिखते भी अगर लिखते चलो तो m 0 है जो एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इधर लिखा है। l की वैल्यू 0 1 तो और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आएंगे 3, कौन कौन से, m की वैल्यूज -1 0 +1, -1 आएगी 0 आएगी एंड +1 आएगी। समझ में आ रहा है सबको, किसी को कहीं भी अभी कंफ्यूजन हो तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। -1 0 +1, आगे m की वैल्यूज मैं नहीं लिखूंगा, आप खुद से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले में बताइए d के लिए कितने आएंगे ऑर्बिटल्स 5, f के लिए कितने ऑर्बिटल्स आएंगे 7, g के लिए कितने आएंगे 9, करके देखिएगा। m की वैल्यू जैसे l हमने यहाँ पे लिया 1, ये सेकंड देखिए l की वैल्यू हमने यहाँ पे लिए 1 तो m हमने लिया -1 0 +1, उसी तरह जब मैं l की वैल्यू लूंगा 2 तो m की वैल्यू जाएगी -2 -1 0 +1 +2 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे 5। वैसे l की वैल्यू जब मैं लूंगा 3 तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 7। समझ में आ रहा है। सो ये टेबल आप बताएं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी आपको निकल गया। और हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको पहले से पता है, ऑर्बिटल्स की डेफिनेशन में हमने उस दिन पढ़ा ही था, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। तो p सबशेल में कितने मैक्सिमम जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि p सबशेल में 3 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। d सबशेल में कितने जाएंगे मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। f सबशेल में कितने जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 ऑर्बिटल है तो 7 × 2 कर देंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ रहा है सबको, या इसी के नीचे आप बनाना चाहें तो एक और छोटा सा रो आप यहाँ पे नया नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का भी बना सकते हैं, क्या, बना ही लीजिए। सो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1 है तो 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 ऑर्बिटल है मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 ऑर्बिटल है मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो किस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे आपको समझ में आ रहा है। 7 ऑर्बिटल्स है तो 14 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन। 9 है तो 18 इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गया, हमें पता चल गया। नंबर ऑफ नोटेशन ऑफ सबशेल, कौन सी l की वैल्यू पे सबशेल कौन सी है उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं वो m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और साथ में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। क्लियर है सबको, चलिए वेरी गुड। सो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ, क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर विच इज फोर्थ क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन आ गए। स्पिन क्वांटम नंबर आपका यहाँ पे है, नोट कर लीजिए सब लोग, इसको हेडिंग डालिए पहले। फोर्थ पॉइंट which is what, स्पिन क्वांटम नंबर, हेडिंग डालिए स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम दिखा देंगे, चलो हम दिखा देते हैं कि हम इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पिन क्वांटम नंबर एस से रिप्रेजेंट करते, देखिए क्या लिखा है। स्पिन क्वांटम नंबर चौथा हमने पढ़ा था, जो इससे पहले 3 क्वांटम नंबर थे हमने पढ़ा था, वो ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। चौथे पे जब हम आते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देता है। सो एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स मोशन around the nucleus also rotates or spin about its own axis as the earth spin around its own axis while revolving around the sun। समझ में आया ये, जैसे हमारी अर्थ सन के अराउंड घूमती है वैसे इलेक्ट्रॉन घूम तो रहा है किसके अराउंड में। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ गया कि इलेक्ट्रॉन हमारा, अगर मैं बोलूं कि घूम रहा है, समझने के लिए शेल के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है, क्योंकि समझने को हम इसे समझ सकते हैं। अगर हम 3D स्पेस में ऑर्बिटल का कांसेप्ट समझेंगे तो थोड़ा मुश्किल होगा समझना। सो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है इसके अराउंड में, लाइक अर्थ, ये अर्थ हो गई इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस हमारा क्या हो गया सन, और अर्थ की तरह इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। सो वही पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अराउंड भी घूमता है। हेंस द इलेक्ट्रॉन हैज बिसाइड चार्ज एंड मास
एन इंट्रिंसिक स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, इसी को हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर या स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर। इसने म्यूएस से दिखाया स्पिन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यूएस के साथ। द म्यूएस इज फाउंड बाय दिस फार्मूला। ये यहां तक आप नोट कर लीजिए, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये फार्मूला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का। इससे पहले याद करिए, और कहीं पढ़ा है आपने एंगुलर मोमेंटम? हमने सेकंड में पढ़ा था, सेकंड में हमने पढ़ा था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी सेम ऐसे ही फॉर्मूला था जो कि हमने पढ़ा था √L+1 h/2 पाई। वैसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। तो स्पिन क्वांटम नंबर में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की उसके अपनी एक्सिस के अराउंड ही रोटेशन को, ठीक है, उसके अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेशन को। अब देखिए ये पॉइंट, ये नोट कर लिया सबने? आप क्या करिए, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए पूरा स्पिन एंगुलर मोमेंटम का यहां तक फॉर्मूले तक, ठीक है। तब मैं आपको ये दिखाता हूं। अब देखिए, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, पहली लाइन। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी कैन हैव टू ओरिएंटेशन रिलेटिव टू चूजन एक्सिस। तो देखो, अगर मैं बोलूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है, तो ये मैंने मान लिया कि ये इसकी एक्सिस हो गई। तो ये एक्सिस है, जैसे अर्थ का एक्सिस है, तो इस एक्सिस के अराउंड में अगर वो ऐसे क्लॉकवाइज घूम सकता है, या फिर इसी को मैं दिखाऊं कि ये इलेक्ट्रॉन है और अपनी ही एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। ये इलेक्ट्रॉन बना हुआ पूरा एटम नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के अराउंड। तो ये आप बना लेंगे डायग्राम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज हो जाएगी डायरेक्शन, भाई अपनी एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। तो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही एक्सिस के अराउंड, ये हम कौन सा रोटेशन दिखा रहे हैं, न्यूक्लियस के अराउंड नहीं दिखा रहे हैं, फिर से समझ लीजिएगा। न्यूक्लियस के अराउंड तो घूमता ही है, अपनी एक्सिस के अराउंड भी वो रोटेट करता है। तो अपनी एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करेगा, तो या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है these two orientations have the values +2 and -2। इसको हम +2 या -2 के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाइक अगर मैंने क्लॉकवाइज को +2 के साथ दिखाया, +½ के साथ, तो इसको मैं दिखा दूंगा -½ के साथ, +½ -½ के साथ रिप्रेजेंट करें। These are called spin state of the electron and represented by two arrows, ठीक है। These electron have different values, 1 +½ and -½, ठीक है। सो आप ये लिख लेंगे यहाँ से द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन से लेके केवल +½ -½ तक, यहाँ तक। और उसके बाद ये डायग्राम बना लेंगे सब लोग, जिसमें हमने ये माना है एक्सिस ऑफ रोटेशन इस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है। तो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और उसके अकॉर्डिंग हमने +½ एंड -½ दिया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट डाल के आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, मैं पेज ऐड ही कर देता हूं इसमें, और उसमें आप नोट डाल के लिख लीजिए। नोट मैं क्या बोल रहा हूँ वो सब लोग लिखेंगे, मैं नोट क्या बोल रहा हूँ, मैं नोट ये बोल रहा हूँ। देखो इधर ध्यान से सुनो, +½ जो है, ये +½ मैंने दिखाया क्लॉकवाइज के लिए +½ एंटी क्लॉक -½ ऐसा नहीं है। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि एक +½ है तो दूसरा को -½ से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब क्लॉकवाइज को ही हमेशा +½ बोलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है? ये केवल एक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब मैं अगर क्लॉकवाइज को -½ बोल दो, अगर मैं क्लॉकवाइज को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं क्लॉकवाइज को -½ बोल दूं तो एंटी क्लॉक क्या बन जाएगा, +½ बन जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर मैंने क्लॉकवाइज को -½ बोल दिया तो एंटी क्लॉकवाइज +½ बन जाएगा। तो क्लॉकवाइज को जो भी मैं बता रहा हूं, चाहे +½ या -½ एंटी क्लॉक उसका अपोजिट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिक्स नहीं कर रहा हूं कि क्लॉकवाइज को हमेशा +½ से रिप्रेजेंट करते हैं।
तो क्लॉकवाइज को प्लस हाफ या माइनस हाफ जो भी हम बोले, एंटी क्लॉक उसका अपोजिट हो जाएगा। ये बस रिप्रेजेंटेशन को दिखाने का एक तरीका है, ठीक है। तो यही चीज मैं नोट में लिखवा रहा था, नोट में आप लिख लीजिए नोट डाल के कि प्लस हाफ एंड माइनस हाफ इज नॉट फिक्स फॉर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। किसी के लिए भी कोई भी यूज किया जा सकता है। उसके आगे यहाँ पे हम बात कर रहे थे, हाँ कहां तक पहुंचे थे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये यहां तक नोट कर लेंगे सब लोग, प्लस हाफ माइनस हाफ। अब देखो ये लाइन नोट करनी है उसके आगे, एन ऑर्बिटल्स कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, ये तो सबको पता है, अभी हमने डिस्कशन किया था। एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। अब इसकी स्पिन की वजह से कई प्रॉपर्टीज आती है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है, वो हम बात करेंगे अभी। डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखा है, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर मैं वन बाय वन सारी चीजें बताता हूँ, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सो पहले यहाँ से ये प्लस हाफ माइनस हाफ तक नोट कर लिया, डायग्राम बना लिया, फिर नोट डाल के लिख लो। नोट डाल के, जिसको नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है, नोट डाल के लिख लो, प्लस हाफ is not fixed for clockwise direction. Plus half is not fixed for clockwise direction. If clockwise, लिख लो, if clockwise is represented as minus half, if clockwise is represented as minus half, then anti-clockwise will become plus half. Then anti-clock will become plus half. Then anti-clock will become plus half, ठीक है। आगे यहां से नोट करना है, ये जो मैंने मार्क किया हुआ है, एन ऑर्बिटल कैन होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट। तो हर ऑर्बिटल में, अब देखो मैं यहां दिखा रहा हूं, अभी हमने ऑर्बिटल ऐसे दिखाए थे, एस में 2 इलेक्ट्रॉन, तो हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और उन 2 इलेक्ट्रॉनों की अपोजिट स्पिन होगी, और उसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो ये दो मैंने यहाँ पे दिखा दी, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड, मतलब एक क्लॉकवाइज जा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉक जाएगा, दोनों की स्पिन जो होगी वो अपोजिट होगी। तो ये दो, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन 2 इलेक्ट्रॉनों को मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ। एक के लिए स्पिन प्लस हाफ लिखा जाएगा और एक के लिए स्पिन माइनस हाफ लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वही यहाँ पे बता रहा है। तो पहले अब ये पॉइंट लिख लिया, एन ऑर्बिटल कैन नॉट होल्ड मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन एंड दिस 2 इलेक्ट्रॉन शुड हैव अपोजिट स्पिन, ठीक है। अपोजिट स्पिन ये डाल के उसके नीचे ये पॉइंट, उसके नीचे आप ये दिखा दो कि दिस इज ऑर्बिटल, लाइक मैंने अगर ये लिया है एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो दोनों को मैं अपोजिट स्पिन के साथ दिखा दूंगा, वन इज प्लस हाफ अनदर वन इज माइनस हाफ। उसी तरह अगर मुझे पी में बोला गया है तो पी में मेरे पास 3 ऑर्बिटल है और सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, मैं सबको भर के दिखा रहा हूं। तो पी ऑर्बिटल्स मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं इस पी ऑर्बिटल में, 6 इलेक्ट्रॉन। तो एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। ये इसका प्लस हाफ माइनस हाफ, दोनों की जो स्पिन होगी वो अपोजिट होगी, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और उन दोनों की जो स्पिन होगी वो हमेशा अपोजिट रहेगी। वाले का भी दिखा सकते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, ठीक है। मैं दिखा नहीं रहा हूँ, सबका लिख के आप आगे भी लिख सकते हैं। थर्ड वाले का में प्लस हाफ माइनस हाफ, समझ आ रहा है ना सबको। सो 2 है इलेक्ट्रॉन, दोनों की स्पिन अपोजिट है, ये पॉइंट यहाँ पे बताया गया, अपोजिट स्पिन होगी। तो इस पॉइंट को लिखने के बाद आप इस डायग्राम को ही बना लेंगे, एस ऑर्बिटल में दोनों की स्पिन अपोजिट, पी ऑर्बिटल में दोनों की स्पिन अपोजिट। कौन सा पॉइंट, ये जो सेकंड मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, इस पॉइंट के बाद, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिया सबने, अब आगे पढ़ते हैं, ठीक है। वन बाय वन चीजें को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहले मैंने ये वाला जो मार्क किया था इसको मैंने डिस्क्राइब किया, इसके लिए आपको मैंने बताया ये डायग्राम भी बना लेना है, नोट भी लिखवा दिया। देन सेकंड ये मैंने यहाँ पे मार्क किया है और इसके लिए मैंने बोला ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया था इसको आपको बना लेना है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब ये जो अपोजिट स्पिन है इसकी वजह से देखिए क्या बोल रहा है, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हालांकि उतना मतलब आपके फिजिक्स में ज्यादा यूज होगा लेकिन अभी हम पढ़ ले रहे हैं। द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन।
सो ये जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है ये रिस्पॉन्सिबल होगी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि अर्थ का भी अपना एक मैग्नेटिक बिहेवियर है ना, अर्थ में हम बोलते हैं सेंटर में जो मैग्नेट है, अर्थ अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है, जिसकी वजह से अर्थ के सेंटर में जो मोल्टेन आयरन है वो भी रोटेट करता है, उसकी वजह से इसका एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। सेम लॉजिक यहाँ पे लगाना है कि इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है अपोजिट स्पिन में, इनके घूमने की वजह से एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है। ड्यू टू देयर स्पिन इलेक्ट्रॉन्स बिहेव एज अ टीनी मैग्नेट, एक टीनी मैग्नेट की तरह इलेक्ट्रॉन बिहेव करता है। इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और मॉलिक्यूल आर पेयर्ड दे बिहेव एज अ डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर किसी एलिमेंट या फिर किसी एटम या मॉलिक्यूल में सारे इलेक्ट्रॉन पेयर में, मतलब दो 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 जितने ऑर्बिटल्स हैं सब भरे हैं, क्यों? क्योंकि हर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन और सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयर्ड हैं, पेयर में प्रेजेंट है, मतलब हर ऑर्बिटल भरा हुआ है दो 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 करके। तो इस तरह के हम एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे, या इस तरह के एटम्स या मॉलिक्यूल को डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। इट इज वीकली रिपेल्ड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैं आगे लिखवाऊंगा कि डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, नोट नहीं करना अभी किसी को। On the other hand, if atom or molecules of a substance have one or more, अगर किसी एटम या मॉलिक्यूल में एक या एक से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करता है। इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और ये इस मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला है, जहाँ पे n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं और ये फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है। अभी तक केवल प्लस हाफ माइनस हाफ का हमने डिस्कशन कर लिया कि एस को हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस हाफ माइनस हाफ के साथ। अब चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करा के आज की क्लास यहाँ पे मैं खत्म करूंगा, फिर अगले क्लास में पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक ये लिखने के लिए और ये फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, ठीक है, लाइक आधा पेज आप छोड़ सकते हैं, आधा पेज, उसमें मैं दो डेफिनेशन लिखवाऊंगा, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, ये फॉर्मूला। उसके बाद फिर हम अपने एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाता हूँ क्वांटम नंबर्स लिखने के। सो लाइक मुझे बोला गया कि आपको लिखना है हीलियम। हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर हम सारे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में देखेंगे। हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। ये एग्जांपल्स में अब आ गए हम, अब तो हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं, मतलब क्वांटम नंबर्स हमने खत्म कर लिए। आधा पेज मैंने बोला सब लोग छोड़ देंगे, वो छोड़ने के बाद एग्जांपल्स में पहला हीलियम कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन किया है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। तो n किस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। n की वैल्यू 1, l की वैल्यू क्या आएगी 0, m की वैल्यू क्या आएगी 0। अब मैं जब s लिखूंगा तो s में 2 आ जाएगा, प्लस हाफ, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक प्लस हाफ में होगा एक माइनस हाफ में, तो m0, m रिप्रेजेंट करता है एक ऑर्बिटल को और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है जो कि ऐसे हैं, एक प्लस हाफ में एक माइनस हाफ। तो अब मैं बोलूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्वांटम नंबर क्या होगा, दोनों का मुझे अलग अलग इंफॉर्मेशन निकालनी है, मैं दोनों के एड्रेस लिख रहा हूँ, क्योंकि क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट एड्रेस। एड्रेस का मतलब मुझे दोनों को सेपरेट करना, मुझे पता लगाना है कि इसका क्या है इसका क्या है, दोनों को अलग अलग बताना। तो इसके लिए मैं लिखूंगा n क्या है 1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, l क्या है 0, m क्या है 0 एंड s क्या है प्लस हाफ। और सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए क्वांटम नंबर में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा n1 l0 m0 एंड s क्या लिख दूंगा मैं माइनस हाफ। तो देखो तीन चीजें सेम हुई, n1 l0 m0, बट s डिफरेंट हो गया। अब मैं पहले के लिए भी s माइनस दिखा सकता हूँ, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा। मैं 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए अगर मैंने s माइनस हाफ दिखा दिया तो दूसरे के लिए मुझे प्लस दिखाना। तो चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ये 4 क्वांटम नंबर n l m s लिखे हैं, ये चारों क्वांटम नंबर किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए कभी सेम नहीं हो सकते। मैक्सिमम 3 सेम होंगे तो चौथा डिफरेंट हो जाएगा। तो हर इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, मतलब हर इलेक्ट्रॉन के लिए अगर क्वांटम नंबर की मैं बात कर रहा हूँ तो वो अलग ही आएगा, और इससे हर इलेक्ट्रॉन की हम एड्रेस बता पा रहे हैं कि ये फर्स्ट शेल में है, n क्या है फर्स्ट शेल, उसकी फर्स्ट सबशेल, फर्स्ट सबशेल के ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल में एक जो है
वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दूसरे के अपोजिट घूम रहा है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन होगी, पहले इलेक्ट्रॉन की। दूसरे इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन निकालनी है तो मैं बोलूंगा पहले शेल में है N1 लिखा हुआ है पहले शेल में, फिर L0 पहली सब शेल में है, फिर उस सब शेल के एक ही ऑर्बिटल उस ऑर्बिटल में है, और वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जो कि दूसरे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये मुझे पता चल गया। इस तरह हीलियम का, अब इसकी को हम बोलते हैं क्या, इसी के बेस पे हम आगे पढ़ते हैं NLMS के बेसिस पे, और SPDF के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये तो अभी हमने क्वांटम नंबर देखा, इसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आगे पढ़ेंगे। समझ में आया सबको? चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल करा देता हूँ किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, फिर बाकी चीज़ें और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं इसमें, हम उनका 1 by 1 डिस्कशन करेंगे, अभी ख़त्म नहीं हुआ ये, लेकिन आज की क्लास में भी पूरा हो नहीं पाया, कुछ चीज़ें और है वो मैं बता दूंगा, तब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अपने आप। अभी भी काफ़ी लोगों के डाउट्स अब क्लियर होने लगे होंगे। तो सेकेंड एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, कोई भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। लाइक मैं अगर बोल दूँ सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन। अब आप नॉर्मली क्या पढ़ते हैं कि पहले शेल में गया 2, दूसरे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ 281, यही पढ़ते हैं सब लोग, यही सबने पढ़ा है, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके सारे 11 इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप अगर चाहें, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो अगर 11 इलेक्ट्रॉन के लिए, अब मैं इस लास्ट वाले के लिए निकालना चाहता हूँ, इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर मुझसे पूछा गया क्या होगा, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम, मुझे पूछा गया लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम का क्वांटम नंबर्स लिखिए, तो मैं क्या लिखूंगा, N3 लिखूंगा, पहले तो N3 लिख दिया, क्योंकि N1 में 2 है, सेकंड में 8 है, थर्ड में 1 है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल में कितने आएंगे, L0, 0 से स्टार्ट होगा, L0, L1, L2 एंड L3। अब उसमें आपको सबसे पहले इसको भरना है, 0 को, 0 में M क्या आएगा, 0, और 0 का मतलब एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, लेकिन कितना है ही, एक ही इलेक्ट्रॉन ही थर्ड शेल में, ये तो दिखा रहे हैं हम ऊपर, ये देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखा है कि थर्ड शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। बाकी L1 में जितना M होगा, जितने ऑर्बिटल्स होंगे, वो सब कैसे होंगे, खाली होंगे, वैकेंट होंगे, ये सब कैसे होंगे, खाली होंगे। तो सबका M लिखेंगे, सब लोग लिख लेंगे ना सबका M, बट वो M भरा नहीं होगा, वो M कैसा होगा, खाली होगा। वो मतलब वो ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, हमारे पास खाली ऑर्बिटल्स होंगे, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है थर्ड शेल में, और वो भर जाएगा किसमें। तो आगे आप नोट कर सकते हो, मतलब आगे सब लोग खुद से लिख सकते हैं ना ये M की वैल्यूज, तो यहाँ पे मैं ये वैल्यूज नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये वैकेंट रहेंगे सारे ऑर्बिटल, केवल एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, सॉरी इसका क्वांटम नंबर N3 L0 M0 S, या तो प्लस हाफ या माइनस हाफ, कुछ भी दिखा दो, समझ गए। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम का आपसे क्वांटम नंबर पूछा गया, तो आप लिखेंगे N3 L0 M0 S प्लस हाफ या माइनस हाफ, ठीक है, समझ गए सब लोग। अब इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन है, हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वांटम नंबर आपको निकालने आ गए, तब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे आगे और नई चीज़ें, और उसका हर जगह यूज़ होना। एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि अभी तक इससे पहले जो हमने पढ़ा था, वो सब चीज़ें आप मॉडर्न फिजिक्स में फिर से एक बार 12th में पढ़ेंगे, मॉडर्न फिजिक्स में, लाइक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी तक, डी ब्रॉय इक्वेशन, और क्या कहते हैं, जो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, बोर्ड्स मॉडल, ये सब आपको मॉडर्न फिजिक्स में दोबारा मिल जाएंगे। लेकिन अब जो पढ़ रहे हैं हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसमें हम क्वांटम नंबर्स पढ़ रहे हैं, और आगे जो भी पढ़ेंगे, ये सब एक्चुअली केमिस्ट्री का पार्ट है। तो क्वांटम नंबर्स आपको सबको क्लियर होने चाहिए, निकालना सबको आना चाहिए, ये सब केमिस्ट्री पार्ट है। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी जैसे कई चैप्टर्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो सब करते हैं, वो सब चैप्टर्स में आपका इसका ही यूज़ होने वाला है। तो क्वांटम नंबर निकालना सबको आना चाहिए, ठीक है। तो इन चारों क्वांटम नंबर पे बेस हम बहुत सारे एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर सबको? ओके, थैंक यू।